प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वारसलीगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ विज्ञान का विषय लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें विज्ञान से प्रश्न जरूर रहते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन जरूर रहता है, चाहे वो TRE 4 के प्रतियोगी परीक्षा हो या बिहार पुलिस की परीक्षा हो या बिहार दरोगा भर्ती की परीक्षा हो या इंटर लेवल की जो भी परीक्षाएं हैं, रेलवे की जो परीक्षाएं हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी साइंस से SCI EMC साइंस से 15 से 20 क्वेश्चन जरूर रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साइंस में तो 3 भाग है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है फिजिक्स से और दूसरा बायो से। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यही 2 सब्जेक्ट विज्ञान में रहेगा और केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात मैं अपने पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है फिजिक्स पर और बायो पर। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको धरा जाएगा। 72वीं BPSC की जो प्रिलिमिनरी परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और विज्ञान में खास बात यह है कि आपको बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। किसी भी चैप्टर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे साइंस में बहुत सा चैप्टर है, न्यूटन के गति के नियम है, गति के नियम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वर्क पावर एंड एनर्जी है, लाइट है, साउंड है, मैग्नेट है, मॉडर्न फिजिक्स है। तो कई चैप्टर रहता है, तो इसमें सभी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप मल्टी MCQ जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हल करने में आपको आसानी होगी, आप भुलाएंगे नहीं। ऐसे आप देखिएगा, MCQ का तैयारी ऐसे करिएगा तो हो सकता है कि आप परीक्षा देते समय आप भूल जाएं, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको भूलने की संभावना 75% से ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए सभी परीक्षार्थियों से आग्रह है कि विज्ञान में जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जरूर याद कर लें, ताकि आपको MCQ प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत या परेशानी आपको ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज फिजिक्स से एक चैप्टर लिए हैं न्यूटन के गति के नियम और उसका अनुप्रयोग। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। सर आइजैक न्यूटन था इनका पूरा नाम, सर आइजैक न्यूटन था। जन्म लगभग 1642 से लेकर के 1727 तक है। 1642 में जन्म हुआ था और 1727 तक ये जिंदा रहे और इसी दरमियान विज्ञान, भौतिक विज्ञान के संबंध में अपना मत दिए, अपना नियम दिए, जिसको हम न्यूटन के गति के नियम के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, 1642 एंड 1642 एंड 1727। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूटन साहब फिजिक्स में गति के 3 नियम दिए हैं। गति के लॉ ऑफ मोशन, जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। तो 3 नियम दिए हैं। पहला नियम है आपका गति का पहला नियम, यदि कोई वस्तु विराम की स्थिति में है, विराम की अवस्था में है, विराम माने स्थिर रहना, विराम माने स्थिर रहना, या गति की अवस्था में है, यहाँ पर 2 चीज है।
एक है विराम की अवस्था और दूसरा है गति की अवस्था, यही याद रखना है। विराम की अवस्था का मतलब स्थिर अवस्था और गति की अवस्था मतलब वस्तु में गति है, चलता है, तो उसको हम गति की अवस्था कहते हैं। तो वह वस्तु तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, बाहरी बल नहीं लगाया जाए। यही नियम का पहला नियम है न्यूटन का, कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, या कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह तब तक गति करते रहेगा जब तक कि कोई उसको रोकने का प्रयास न करे। जैसे ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी तो गति में है, गति की अवस्था हो गया। अगर रुकना है तो ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ेगा, तभी गाड़ी रुकेगी, अन्यथा गाड़ी चलते रहेगी। तो गति की अवस्था हो गया। और जब बस या कोई भी गाड़ी चल रही है, या स्थिर है, रुक गई है, तो उसी को हम विराम की अवस्था कहेंगे। ये आपका पहला नियम है गति। अब रह गई बात कि इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अनुप्रयोग के संबंध में इसी से आपका एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे है कि खिलाड़ी ऊंचा कूदने के लिए पहले कुछ दूर दौड़ता है। अगर आपको कोई जंप, हाई जंप करना है तो क्या करता है एथलीट, पीछे से दौड़ना शुरू करता है और उसके बाद जहां पर उसको फानना है वहां पर आकर के वो जंप करता है। तो यहाँ पर न्यूटन के गति के एमसीक्यू क्वेश्चन में यही आपको पूछा जाएगा कि खिलाड़ी ऊंचा जब कूदने के लिए प्रयास करता है तो कुछ दूरी पीछे से दौड़ना शुरू करता है, क्यों? तो यहाँ पर न्यूटन के कौन सा गति का नियम लागू हो रहा है? तो आपका आंसर होगा न्यूटन के पहला नियम, गति का पहला नियम लागू होता है। याद रखिएगा, खिलाड़ी ऊंचा कूदने के लिए पहले कुछ दूर दौड़ता है और तब जाकर के जंप करता है। यहाँ पर न्यूटन के गति का पहला नियम लागू होता है। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए। एक गतिमान ट्रेन, अगर कोई ट्रेन चल रही है, गति की अवस्था में है, अगर कोई यात्री एक गेंद को ऊपर की तरफ उछालता है, मान लिया जाए छोटा सा यात्री है, वो गेंद को ऊपर, ट्रेन में सवार है और गेंद को ऊपर उछाल रहा है, ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद फिर उसी यात्री के हाथों में गिरती है। गेंद इधर उधर नहीं गिरती है, फिर उसी यात्री के हाथ में ही गिरती है। यहाँ पर भी न्यूटन के गति का पहला नियम लागू होता है। तीसरा अनुप्रयोग आप देख लीजिए। जब हम आम के पेड़ को हिलाते हैं, आम के पेड़ में आम का फल लगता है, तो आम के पेड़ को हिलाइएगा तो आम नीचे की ओर गिरने लगता है, नीचे की ओर गिरने लगता है। तो यहाँ पर न्यूटन के गति का कौन सा नियम लागू हो रहा है? न्यूटन के गति का पहला नियम। नीचे अगर चौथा अनुप्रयोग देख लीजिए। अगर चलती हुई रेलगाड़ी से कोई आदमी उतरता है तो वह आगे की तरफ गिर जाता है। चलती ट्रेन में आप उतरिएगा तो क्या होगा? आगे की तरफ आप फेंका जाएगा। क्यों? कि यहाँ पर न्यूटन की गति का पहला नियम काम करता है। क्योंकि शरीर जो है आपका, पहले तो ट्रेन के साथ गति की अवस्था में था और एक बैग आप उतर रहे हैं तो वहां पर फिर विराम की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसलिए आपको शरीर चाहता है कि हम गति की अवस्था में ही रहें, जिसके कारण आदमी आगे की तरफ फेंका जाता है। यहाँ पर भी न्यूटन की गति का पहला नियम का प्रयोग होता है। तो आपका यही आंसर होगा। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि अगर चलती हुई रेलगाड़ी से कोई आदमी उतरता है तो वह आगे की तरफ क्यों फेंका जाता है? यहाँ पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम लागू हो रहा है? तो आपका आंसर होगा न्यूटन की गति का पहला नियम। पांचवा अनुप्रयोग आप देख लीजिए। अगर दौड़ता हुआ घोड़ा दौड़ रहा है, अचानक रुक जाता है तो घुड़सवार भी जो है वो आगे की तरफ झुक जाता है या फेंका जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। तो यहाँ पर भी न्यूटन की गति का पहला नियम लागू हो रहा है। छठा उदाहरण आप देख लीजिए। जब हम गंदी दरी जो हम लोग बिछाते हैं कार्य प्रयोजन में, तो गंदा हो जाता है, धूल कण उसको बैठ जाता है। तो अगर उसको दरी को हम छड़ी से पीटिएगा तो दरी का धूल कण अलग हो जाता है। तो यहाँ पर भी न्यूटन के गति का पहला नियम लागू होता है। ध्यान दीजिएगा। 6 उदाहरण हम आपको दिए हैं। 6 उदाहरण में 6 क्वेश्चन बनता है और ये अनुप्रयोग आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत आपको एमसीक्यू हल करने में नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए। न्यूटन के गति का पहला नियम कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह तब तक गति करते रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए।
या विराम की अवस्था में है तब तक वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यही न्यूटन की गति का पहला नियम है और 6 गो आपको अनुप्रयोग हम बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा। और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है या बल क्रियाशील है। इसका अनुप्रयोग जैसे मान लिया जाए कि कोई वस्तु है या गाड़ी है और इसको हम ठेलते हैं, जोर लगा रहे हैं, इधर से ठेल रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो ये गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जाएगा। अब रह गई बात कि जितना ताकत से हम इस गाड़ी पर लगाएंगे उतना ही ताकत से ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। अगर कम ताकत लगाते हैं, कम बल लगाते हैं तो इसका वेग परिवर्तन कम होगा। अगर ज्यादा बल लगाते हैं तो इसका वेग परिवर्तन ज्यादा होगा, माने जल्दी तेजी से ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ ये जो नियम लागू हो रहा है वो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। फिर से सुन लीजिए। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपातिक होता है। आरोपित माने जो लगाया गया बल, वस्तु पर हम जो बल लगा रहे हैं वो आरोपित बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल क्रियाशील है। हम तो बल लगा रहे हैं इधर, तो गाड़ी भी इधर नहीं जाएगी कि इधर आएगा, इधर तो आने की संभावना नहीं है, ऊपर जाने की संभावना नहीं है, पीछे भी आने की संभावना नहीं है। तो यह परिवर्तन किस दिशा में होगा? जिस दिशा में बल लगाया जाता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। अब इसका अनुप्रयोग जरा देख लेते हैं। कांच के बर्तन को पैक करने के पहले इस बर्तन को भूसा या पुआल या कागज में लपेट कर रखा जाता है। सवाल यहीं पर उठता है कि कोई भी व्यापारी है, शीशा के गिलास या बुआम या और भी सामान शीशा के मंगाता है, तो भेजने वाला जो कंपनी है वो पहले उस कार्टून में भूसा भर देता है, पुआल भर देता है और उसके बाद उस शीशा के बर्तन को रखता है। तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यही बनेगा कि क्यों रख देता है, भूसा क्यों भर दिया जाता है या पुआल क्यों भर दिया जाता है या शीशा के बर्तन में कागज को लपेट करके क्यों भरा जाता है, रखा जाता है। तो यहाँ पर वही है कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम लागू होता है जिसके कारण आपका बर्तन जो है शीशा का वो सुरक्षित पहुंच जाता है। दूसरा है उदाहरण कि पक्के फर्श पर गिरने वाला व्यक्ति को कच्चे फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति के अपेक्षा अधिक चोट लगती है। तो स्वाभाविक है, अगर आपका फर्श पक्का का है और उस पर कोई आदमी चल रहा है और गिर जाए तो उसको ज्यादा चोट लगेगी। अगर कच्चा फर्श है, मिट्टी का है फर्श, तो वहां पर अगर आदमी गिरता है तो वहां पर चोट कम लगती है। यहाँ पर कौन नियम लागू हो रहा है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम लागू होता है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी जब कोई कैच पकड़ता है तो अपनी हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। ऐसे मान लिया कैच पकड़ा तो ऐसे इस तरफ पीछे की तरफ हाथ को ले जाता है। तो यहाँ पर कौन सा गति का नियम लागू हो रहा है? तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम लागू हो रहा है। आपका यही क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति के तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम भी बहुत आसान है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका अनुप्रयोग क्या क्या है भाई? देख लीजिए, अनुप्रयोग से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अनुप्रयोग से ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो अनुप्रयोग है कि फर्श पर जब हम चलते हैं तो हम अपने पैर के पंजों से फर्श को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है। जब हम चलते हैं तो अपने पैर के पंजा से पृथ्वी को दबाते हैं और पीछे की तरफ धकेलते हैं, तब हमारा शरीर जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है। दूसरा अनुप्रयोग है कि बिना पकड़े लकड़ी के गुटके में छेद करना मुश्किल होता है। अगर कोई बढ़ई जो है किसी लकड़ी का गुटका है और उसको उसमें छेद करना है तो उसको पकड़ना जरूरी है। नहीं पकड़ेगा तो इधर उधर पिछल जाएगा और ठीक से गुटका, लकड़ी के गुटका में आप छेद नहीं कर पाता है, इसलिए उसको पकड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर छेदने की क्रिया एक हो रही है, तो उसकी क्रिया के विपरीत हमको उसको पकड़ना है, तो प्रतिक्रिया देना है। तो यहाँ पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है।
ठीक बात यहीं पर चलने की भी है कि हमारा पैर जो है नीचे की पृथ्वी को दबाया, पीछे की तरफ ढकेला, क्रिया हुआ, तब हम आगे की तरफ बढ़े। तो बढ़ना एक अलग क्रिया हुआ। तो एक क्रिया यही ना न्यूटन का है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो हम तो दबाए अपने पैर से जमीन को पीछे की तरफ और बढ़े, हमारा शरीर बढ़ा कहाँ, आगे की तरफ। तो यही क्रिया, एक क्रिया पीछे की तरफ हुई, एक क्रिया आगे की तरफ हुई। यही आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है। तो पीछे ले का विपरीत क्या हो गया, अगला हो गया। विपरीत माने उल्टा, विपरीत माने उल्टा। अनुप्रयोग आप देख ही रहे हैं कि जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो अब हो ही गया। दूसरा है, बड़ी वाला बोलिए दिए। तीसरा है कि घोड़ा द्वारा गाड़ी को आगे की तरफ खींचना। न्यूटन की गति का कौन नियम है? तो न्यूटन की गति का फिर वही आदमी के पैर के पंजा वाला है, यहाँ पर लागू हो रहा है कि घोड़ा द्वारा गाड़ी को आगे की तरफ खींचना। घोड़ा भी क्या करता है, पैर से पृथ्वी को पीछे की तरफ ढकेलता है, तब गाड़ी जो है बल लगा करके घोड़ा जो है आगे की तरफ खींचता है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की तरफ धक्का लगना, न्यूटन की गति के तीसरा नियम। बंदूक है, उसको आप छोड़िएगा गोली, तो पीछे की तरफ छोड़ने वाला को पीछे की तरफ धक्का देता है, तो तब जाके गोली आगे निकलती है। तो एक क्रिया हो गया पीछे की तरफ धक्का देना, और इसके विपरीत आगे की तरफ गोली का निकलना। यही है मेन, पीछे की तरफ धक्का देना, बंदूक से द्वारा हमारे शरीर को धक्का सहना पड़ता है, तब जाकर के गोली जो है वो आगे की तरफ निकलती है। तो एक क्रिया हो गया पीछे की तरफ, और एक क्रिया हो गया गोली निकलने आगे की तरफ। तो यही है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 4 गो अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है या पूछा जाता है। और ये आप याद रखिएगा, सर आइजैक न्यूटन साहब ये तीनों नियम का प्रतिपादन किए थे, और इनका जन्म तो हम बता ही दिए हैं। तो यही है आपका बेसिक कंसेप्ट न्यूटन के गति के 3 नियम का और उसका अनुप्रयोग। उम्मीद करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो जरूर आता है लॉ ऑफ मोशन से। तो इसको आप जरा सीरियसली देख लीजिएगा परीक्षा में जाते वक्त, या अभी देख लीजिए, ये याद कर लीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयुक्त है। चाहे वो बीपीएससी के TRE 4 के कैंडिडेट हों, या 72वीं बीपीएससी परीक्षा के प्रिलिमिनरी के कैंडिडेट हों, या बिहार पुलिस के जो परीक्षार्थी हैं, या बिहार दरोगा के जो परीक्षार्थी हैं, या जो भी रेलवे के परीक्षा दे रहे हैं, या और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसमें विज्ञान से क्वेश्चन जरूर ही रहता है और फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। और मैं पहले भी शुरू में ही बता चुका हूँ कि विज्ञान में बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, तब आपको विज्ञान के प्रश्नों को हल करने में कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। ऐसे आप MCQ केवल देख करके जाइएगा तो हो सकता है आपको याद परीक्षा में न रहे, इसलिए बेसिक कंप्लीट करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नया सब्जेक्ट लेकर के मैं आपके साथ आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।